जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम करंट अफेयर 500 क्वेश्चन सीरीज के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट में दोस्तों 50 क्वेश्चन देखा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें हमारा ओरिएंटेशन क्या रहता है, पहले जैसे मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्वेश्चन का बैकग्राउंड देखते हैं, और जैसे मान लीजिए जो करंट का टॉपिक जिस प्रदेश से होता है उसका स्टैटिक जीके भी देख के चलते हैं, जिससे आपका एक तरह से करंट प्लस स्टैटिक जीके भी तैयार होता रहे। ठीक है, तो चलिए आज के सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट का फर्स्ट टॉपिक आपके सामने है, इसको देखिए क्वेश्चन के रूप में है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 116वां स्थान। अब हम थोड़ा ग्लोबल पीस इंडेक्स के ऊपर बात करें तो दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप करने वाला देश आइसलैंड है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आयरलैंड है। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना जो देश है पहले 2023 में 126वें स्थान पे था, और अभी कौन सा स्थान है? 116वां स्थान है। कितने देशों में पूछा जाए दोस्तों? तो 163 देशों में। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। देखिए यहाँ पे वही बात की गई है। अगर पूछा जाए जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टॉप आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर पूछा जाए ग्लोबल पीस इंडेक्स में बेस क्या होता है, तो दोस्तों किसी देश में हिंसा का स्तर क्या है उसी का आकलन किया जाता है। अगला टॉपिक देखिए क्या है। वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड है। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और अब अगला टॉपिक देखिए। 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन बना है? तो दोस्तों अपने 20 साल के करियर में राहुल गांधी को पहली बार कोई ऐसे जिम्मेदारी वाला पद मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आप याद रखेंगे। और देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये तीसरे व्यक्ति हैं, क्योंकि राजीव गांधी भी विपक्ष के नेता के पद पर कार्य कर चुके हैं। उसके बाद इनकी माता जी सोनिया गांधी भी कार्य कर चुकी हैं, और ये अभी तीसरे व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप यहाँ पे देखिए कुछ बातें दी गई हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी तो हम बात कर चुके हैं। अगला टॉपिक देखिए। 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों देखिए यहाँ ध्वनिमत से ओम बिरला जी को पुनः चुन लिया गया है। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ओम बिरला जी हैं। इसके पहले भी वही थे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। इनके विपक्ष की तरफ से, ठीक है, कौन खड़े हुए थे? के सुरेश। तो पूछ लिया जाता है दोस्तों कि विपक्ष के तरफ से जैसे इनके कंपटीशन में कौन खड़ा हुआ था, तो के सुरेश। ठीक है, और ध्वनिमत से ओम बिरला जी को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। ओम बिरला जी लगातार दूसरी बार, तो हमने बात कर लिया इसके ऊपर। ओम बिरला कहाँ से, किस संसदीय क्षेत्र से आते हैं चुन के? तो कोटा बूंदी सीट राजस्थान से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं ओम बिरला जी। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। 18वीं लोकसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या नाम है इनका? भर्तृहरि महताब जी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे भर्तृहरि महताब जी। इनका नाम थोड़ा सा कठिन है, एक बार उच्चारित कीजिएगा। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया है। उड़ीसा के कटक से ये सांसद हैं, याद रखेंगे। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक पे। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो पूरा ध्यान से आप वॉच करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिलता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। ठीक है चलिए 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 18वीं लोकसभा के सबसे उम्र दराज सांसद कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 59 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, यानी कि TR बालू जी हैं। ठीक है, तो ये आपको इनके चेहरे से देखिए कितना मासूमियत झलक रहा है। ठीक है, तो यही है TR बालू। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये 82 वर्ष के हैं। ठीक है, सबसे उम्र दराज हैं। 18वीं लोकसभा के सबसे उम्र दराज सांसद इसीलिए हैं। ठीक है, और ये DMK पार्टी से चुनकर आए हैं TR बालू जी। लोकसभा सीट सिरपेन बंदूर तमिलनाडु से है। ठीक है, तो क्या नाम है इनकी लोकसभा सीट, यानी जो इनकी कंस्टिट्यूएंसी है? सिरपेन बंदूर। ठीक है,
बड़ा अजीबो नाम रहता है। यहाँ पे देखिए भारत इतिहास के सबसे कम उम्र के, भारत में ठीक है, सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं? दोस्तों प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इस टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पुष्पेंद्र सरोज। तो आपको इनका नाम अभी तक रटा होना चाहिए। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? समाजवादी पार्टी से, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, इतिहास में अब तक के सबसे युवा सांसद तो हमने बात कर लिया, इनका उम्र 25 वर्ष 3 महीने 3 दिन है, ठीक है। और ये कहाँ से चुन के आए हैं? कौशाम्बी लोकसभा सीट से ये चुनकर आए हैं, ठीक है। इनसे पहले क्योंझर सीट में जो चंद्राणी मुर्मू थी, सबसे युवा महिला सांसद थी, ठीक है। तो अभी ये सबसे ज़्यादा युवा बन गए हैं, ठीक है। 25 वर्ष 3 महीने 3 दिन के हुए थे जिसने चुने गए। अगला टॉपिक देखें, अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रियंका जारकी होली, जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कांग्रेस की प्रत्याशी हैं प्रियंका सिंह जारकीवाली, ठीक है। ये कर्नाटक की अनारक्षित सीट चिकोड़ी से जीतती हैं, ठीक है। तो वहाँ से जीत कर आई हैं। ये अब तक की सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद हैं, याद रखेंगे। नाम क्या है? प्रियंका सिंह जारकीहोली, ठीक है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार अन्ना साहब शंकर जोले को हराया है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। मोदी कैबिनेट 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 62 का क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए राम मोहन नायडू जी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मोदी कैबिनेट 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अगर हम बात करें कि मोदी सरकार जो 3.0 कैबिनेट का गठन हुआ है, सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर तो बने हैं राम मोहन नायडू, ठीक है। इनकी उम्र है 36 साल। कितनी है? 36 साल। इनको नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। क्या बनाया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्री। राम मोहन नायडू लगातार तीसरी बार श्रीकाकुलम लोकसभा सीट आंध्र प्रदेश से सांसद चुने गए हैं, ठीक है। कहाँ से? श्रीकाकुलम लोकसभा सीट। चलिए अगला टॉपिक देखिए, आईपीएल 2024 इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपको ये पता होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें कुछ इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड, जैसे विजेता कौन रहा है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स। उप विजेता कौन रहा है? सनराइज हैदराबाद, ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद। संस्करण कौन सा था? ये 17वां संस्करण था। आयोजन भारत में हुआ। ऑरेंज कैप किसको मिला है? तो दोस्तों विराट कोहली, ठीक है। सबसे अधिक रन बनाया था 741 रन। पर्पल कैप किनको मिला है? हर्षल पटेल। इन्होंने सबसे अधिक विकेट लिया था, 24 विकेट लिए थे, ठीक है। क्या नाम इनका? हर्षल पटेल। उसके बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन कौन रहे? सुनील नरेन, ठीक है। तो अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि सुनील नरेन का जो मतलब काबिलियत थी। गेम चेंज ऑफ द सीजन सुनील नरेन रहे हैं, ठीक है। और इमरजेंसी प्लेयर ऑफ द सीजन नितेश रेड्डी रहे हैं। इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 64 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। किनको दिया गया है? जेनी एर्पेनबेक को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जर्मन लेखिका जेनी एर्पेनबेक को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया है। इस पुस्तक के अनुवादक माइकल हाफमैन हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक तो जान लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखें 2023 में बुल्गारिया के लेखक जार्जी गोस्पोडिनोव को उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया था। ये 2024 का हो गया और ये 2023 का हो गया। तो 2023 में किसने पाया था? जार्जी गोस्पोडिनोव, ठीक है। और इनकी पुस्तक उपन्यास क्या थी? टाइम शेल्टर, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए क्या है, एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राकेश रंजन जी, जो आप उनको देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एसएससी के बारे में बात करें तो स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों प्रश्न नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है पूर्णमा देवी वर्मन को, ठीक है, जो आपको दिख रही है तस्वीर में। अब यहाँ पे देखिए
असम की एक वन्य जीव वैज्ञानी हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जो दूसरी बार व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। क्यों इनको दिया गया है? ये क्या है, लुप्त प्राय जो हरगिल पक्षी है उसको बचाने के लिए और उनके जैसे जो हरगिल पक्षी है उसके संरक्षण के लिए इन्होंने कार्य किया है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों लंदन स्थित चैरिटी व्हिटली फंड के द्वारा, ठीक है। तो ये पुरस्कार दिया गया है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड किस लिए दिया गया है? इन्होंने हरगिल पक्षी का बचाव किया है, जो कि एक विलुप्त प्राय पक्षी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 67 देखिए, अप्रैल 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों प्रश्न नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आलोक शुक्ला जी को, ठीक है। तो ये है आलोक शुक्ला जी, तो आप याद रखेंगे। इस पुरस्कार में इस पुरस्कार को और किस नाम से जानते हैं? तो इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। आलोक शुक्ला जी का संबंध छत्तीसगढ़ के वन कर एक कार्यकर्ता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से संबंध है। अगला टॉपिक देखिए, मई 2024 में शक्तिशाली चक्रवाती तूफान रेमल की समुद्र में बना था, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे देख लें इस तूफान का नाम किसने रखा है? तो दोस्तों इस तूफान का नामकरण ओमान देश ने किया है, ठीक है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? तो दोस्तों यहाँ पे प्रेस की बात हो रही है, हम पीस की बात कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 159वें स्थान पे, 159th रैंक पे आया है भारत, किसमें? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। यहाँ पे देखें विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, ठीक है। और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में भारत 159वें स्थान पर है, 2023 में 161वें स्थान पर था। और इसका अंतिम स्थान इसमें किसका है? तो इरिट्रिया का है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 161 से 159 पे आया तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे टॉप देश कौन कौन है? नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला टॉपिक देखिए क्या है, माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला, ठीक है। पहले व्यक्ति कौन बने? पहली महिला नहीं है, पहले व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों 30 बार ये चढ़ चुके हैं, इनको और कोई काम नहीं है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कामी रीता शेरपा जी, ठीक है। अब शेरपा कहाँ से होते हैं? तो दोस्तों ज़्यादातर नेपाल से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट का 30 बार फतह करने वाले नाम इनका क्या है? कामी रीता शेरपा, ठीक है, कामी रीता शेरपा। तो याद रखेंगे, इन्होंने अपना ही पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, काम्या कार्तिकेयन है, ठीक है। क्या नाम है इनका? काम्या कार्तिकेयन। प्रश्न नंबर 72 देखिए क्या है, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ज्योति रात्रे, ठीक है। तो ज्योति रात्रे से मात्रे याद आ रहा होगा आपको, है ना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए क्या है, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका हाइट कितना है? 8,848.86 मीटर। स्थित कहाँ है? नेपाल और चीन में। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले व्यक्ति कौन थे? तो एडमंड हिलेरी, ठीक है। देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? एडमंड हिलेरी, ठीक है, जो न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं। और तेंजिंग नोर्गे जो नेपाल से संबंध रखते हैं, 1953 में इन दोनों ने चढ़ाई करी थी, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। कब? 1953 में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का गणना करने वाले पहले व्यक्ति, तो पहले व्यक्ति कौन है दोस्तों? इनका नाम है राधानाथ सिकदार जी, ठीक है। तो ये भारतीय गणितज्ञ और सर्वेक्षण रहे हैं, ठीक है। और 1856 की ये बात है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का गणना करने वाले व्यक्ति कौन है? इनका नाम है राधानाथ सिकदार, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला
जुंको ताबेई, जो जापान से संबंध रखती हैं, 1975 में ये चढ़ी थी। ठीक है, क्या नाम है? जुंको ताबेई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल, 1984 में। ठीक है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? संतोष यादव, 1992 से 1993 में। ठीक है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति कौन है? दोस्तों अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, तो इनका मोटिवेशनल स्पीच आपने सुना होगा अरुणिमा सिन्हा जी का। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति अरुणिमा सिन्हा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन? वही बात है। अगला टॉपिक देखिए क्या है। एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और 2 बार माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? दोस्तों प्रश्न नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जान लें, भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और 2 बार माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है। कहाँ पे स्थित है? नेपाल और तिब्बत, या फिर नेपाल और चीन की बाउंड्री पे। माउंट लोत्सो कहाँ पे है? दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पे स्थित है? ये नेपाल और चीन में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रश्न नंबर 74 का जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आपको शकल से पता चल रहा होगा। ठीक है, तो ये करीना कपूर खान है, तो आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं 75 नंबर प्रश्न के ऊपर। राष्ट्रीय जूट बोर्ड के नए सचिव कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। प्रश्न नंबर 75 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, शशि भूषण सिंह जी। ठीक है, तो ये बेचारे शशि भूषण सिंह कितने मतलब मासूमियता से अपना फ़ोटो क्लिक कराए हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूट बोर्ड के बारे में जान लीजिए। स्थापना 2008 में हुआ था। मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सबसे अधिक जूट उत्पादक अगर देश पूछे तो बांग्लादेश हो जाता है। अगर भारत में पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल हो जाता है। आप याद रखेंगे। जूट की फसल दोस्तों जो खरीफ की फसल है, धान के साथ इसको उगाया जाता है, क्योंकि इसके लिए भी वर्षा की अधिक मात्रा प्लस ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है जूट के लिए। ठीक है, और एक क्रांति चली थी। ठीक है, आप उस क्रांति का नाम जरूर बताएंगे कमेंट में, जूट के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए ठीक है मैं बता देता हूँ, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो याद रखेंगे मतलब सॉरी, आप देखिए थोड़ा सा खांसी वासी आ रहा है, मैनेज कीजिएगा। यहाँ पे देखिए किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों प्रश्न नंबर 76 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ये जो दिख रही है ग्लोबल। ठीक है, इनको क्या मिला है? ग्लोबल मीडिया अवार्डेड। ये क्या नाम है इनका? सना। ठीक है, तो याद रखेंगे ये क्या है? एक एआई एंकर है। ये कोई असली व्यक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा तैयार किया गया एक एंकर है। ठीक है, यहाँ पे देखें इस एआई एंकर को इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। आप याद रखेंगे किसने विकसित किया है? इंडिया टुडे ग्रुप। इसका नाम क्या है? सना। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और अगर आपको ठीक है सना याद ना हो तो आप एक बारी रोबोट मूवी देखिएगा, उसमें आई होप कि उस जो एक्ट्रेस है उसका सना ही नाम रहता है। ठीक है, एक बारी देखिएगा, क्या पता कि मैं गलत हूँ। यहाँ पे देखिए दुनिया में पहली बार किस देश ने एआई डिप्लोमेट यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता राजनयिक नियुक्त किया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन ने। ठीक है, तो ऐसा पहल किसने किया है? यूक्रेन ने किया है। चलिए अगला टॉपिक देखिए। नासा ने किसे अपने पहले नए मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एआई का जमाना देखिए। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसमें राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डेविड साल्गिनी। ठीक है, क्या नाम है इनका? डेविड साल्गिनी। ठीक है, अजीब नाम है, आप एक बार उच्चारित कीजिएगा। और ये नासा के क्या बने हैं? एआई अधिकारी बने हैं। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइड की रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इनका नाम है अर्जुन एरिगैसी। ठीक है, तो ये बन गए हैं
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज जो महासंघ है उसके अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। अप्रैल 2024 में जूडिथ सुमिनवा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? दोस्तों प्रश्न नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। ठीक है, तो देखिए इनका भी चेहरा थोड़ा एक मासूम पक्षी की तरह है ना। तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बनी है क्या पहली महिला प्रधानमंत्री, और इनका नाम है जूडिथ सुमिनवा तुलका। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जान लेंगे आप कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में। राजधानी किसांसा है, उसके बाद मुद्रा कोंगो फ्रैंक है, प्रधानमंत्री कौन बनी है? जूडिथ सुमिनवा तुलका। ठीक है, जूडिथ सुमिनवा तुलका। अगला टॉपिक देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये है प्रोफेसर मीना चरंदा जी को। ठीक है, तो ये मीना चरंदा जी आपको दिख रही हैं तस्वीर में, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय की कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर मीरा चरंदा, इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड 2024 दिया गया है। क्यों दिया गया है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए यह सम्मान इनको दिया गया है। क्या नाम है इनका? मीना चारंदा जी। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? प्रश्न नंबर 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, HDFC बैंक। ठीक है, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 83 देखिए, डाटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बन गया है? दोस्तों प्रश्न नंबर 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रिलायंस जियो। ठीक है, तो डाटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो है। इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। यहाँ पे देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसने चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ दिया है। एक भारतीय टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस जियो, मुख्यालय इसका कहाँ पे है? नवी मुंबई महाराष्ट्र। संस्थापक कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है, अगला टॉपिक, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विकास अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो दोस्तों जहाँ पे पॉलिटिकल क्लास होते रहते हैं वही है, और यह है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ठीक है, JNU। चलिए अगला टॉपिक, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये देखने को मिलेगा। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैसिक राजशेखर जी को। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, इनको मिला है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये भारतीय मूल के प्रोफेसर कैसिक राजशेखर है। ठीक है, और इनको वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय अमेरिका में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। इनको ये पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करने हेतु, ठीक है, कम करते हुए परिवहन विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, अब इसका मतलब मैं आपको समझा दूं, बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करने हेतु, ठीक है, कम करते हुए परिवहन विद्युतीकरण, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसको मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बनाना। ठीक है, और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान, तो जैसे होता है ना कि एनर्जी सफिशियंसी सुना होगा या इफिशियंसी सुना होगा, तो उस टेक्नोलॉजी में मतलब उत्कृष्ट योगदान इन्होंने दिया है, अच्छा कार्य किया है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हरिंद्र सिंह जी को। तो ये है हरिंद्र सिंह, इनको राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच 2024 से मतलब नवाजा गया है, आप याद रखेंगे। पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? अब देखिए लहर शब्द जुड़ा है। ठीक है, तो इसमें आपका भारतीय नौसेना हो जाता है, इंडियन नेवी। अब थोड़ा सा जान लें नेवी के बारे में। गठन हुआ था 1950 में, मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसके नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला टॉपिक देखें, भारतीय रिजर्व बैंक RBI धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अजित कुमार के। तो ये आपको अजित कुमार के तस्वीर में दिख रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 89 देखिए क्या है, प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है,
रिकेन यामामोटो को। ये जापान से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो 2024 में अगर आपसे पूछे प्रिट्जगर पुरस्कार किसको मिला है, तो दोस्तों रिकेन यामामोटो को। कभी कभी पूछ लेता है प्रिट्जगर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो दोस्तों आर्किटेक्चर की दुनिया से है, तो आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न बन सकता है कि भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिनको यह पुरस्कार मिला था, तो दोस्तों 2018 में बालकृष्ण दोषी जी को मिला था, ठीक है, याद रखेंगे। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख US डॉलर की राशि प्रदान की जाती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे देखिए अगर 2023 का पूछ ले तो प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे मिला था, तो इनका नाम है डेविड चिपरफील्ड, ठीक है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रश्न नंबर 90 देखिए, वुमेन प्रीमियर लीग WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप देख लीजिए, ठीक है। आयोजन इसका कब हुआ, कहाँ पे हुआ, तो बेंगलुरु और नई दिल्ली में इसका आयोजन 23 फरवरी से 17 मार्च के बीच में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संस्करण ये कौन सा था, सेकेंड था। इसमें विजेता आपको पता ही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और यहाँ पे देखिए कप्तान कौन रही है, स्मृति मंधाना, ठीक है। उप विजेता कौन रहा है, दिल्ली कैपिटल, कप्तान कौन है, मैग लेनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें शामिल टीम कितने हुए, 5 टीम शामिल हुए थे। ऑरेंज कैप किसको मिला है, एलिस पेरी को, जिन्होंने सबसे अधिक रन बनाए 347 रन। पर्पल कैप किनको मिला है, तो दोस्तों जो मोस्ट सबसे अधिक विकेट लिया है इनका नाम है श्रेयंका पाटिल, ये 13 विकेट ली हैं, ठीक है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही हैं, दीप्ति शर्मा रही हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला टॉपिक देखिए, हाल ही में किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर देखिए, ये प्रश्न आपसे रिपीट हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश ही है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के स्टैटिक जीके को हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो मिशन 414 इसका उद्देश्य क्या है, मतदाताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना, ठीक है। और इसके भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा जान लें। अगर भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुच्छेदों की बात करें तो 324 से 329 के बीच में इसके प्रावधान देखने को मिलते हैं। स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 25 जनवरी को इसीलिए वोटर डे भी मनाया जाता है, ठीक है। मुख्यालय इसकी दिल्ली में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस समय राजीव कुमार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट राजीव कुमार। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट टू परचेज लैंड इन कश्मीर फॉर टूरिज्म, तो दोस्तों इसके ऊपर भी हम बात किए हैं, तो महाराष्ट्र इसमें राइट आंसर है और उम्मीद करूंगा कि आपको ये याद होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, राजधानी मुंबई है और राज्यपाल रमेश बैस हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा था, दोबारा से पूछता हूँ, आप बताएंगे जो मुंबई है वो किस द्वीप पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखिए, 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो बताइए। प्रश्न नंबर 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, प्रभा वर्मा जी को, ठीक है। तो ये है प्रभा वर्मा, इनके मतलब इनके उपन्यास या फिर इनके रचना के लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला है और 2023 का सरस्वती सम्मान इनको दिया गया है। अब यहाँ पे देखें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 23वां सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा, इनका उपन्यास है रौद्र सात्विकम, ठीक है। तो मैंने बात करी थी इनके उपन्यास के लिए मिला है, तो उस उपन्यास का नाम पूछा जाए तो उपन्यास का नाम है रौद्र सात्विकम। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया था, तो शिव शंकरी और उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सरस्वती सम्मान के बारे में थोड़ा जान लें, ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो दोस्तों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है जो पिछले 10 वर्षों से प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है, ठीक है। कब से, 10 वर्षों से। अब प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए दिया जाता है, याद रखेंगे। पहले विजेता इसके हरिवंश राय बच्चन 1991 में थे, ठीक है। अगला टॉपिक, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 126वां स्थान है भारत का, किसमें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024। किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएन के द्वारा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लें आप। मार्च 2024 को यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने वर्ल्ड जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो जारी किया। किसने, यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन क्या है, नेटवर्क, ठीक है। एक बार फिर देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
सॉल्यूशंस नेटवर्क, ठीक है, इसने जारी किया हैप्पीनेस इंडेक्स। इस इंडेक्स में 143 देशों में भारत 126वें स्थान पर है। वर्ष 2023 में यह रैंकिंग 126 थी। इस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है, ठीक है। और इस लिस्ट में अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर है, याद रखेंगे। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, 126वें स्थान पे भारत है, फर्स्ट रैंक पे फिनलैंड है और लास्ट पे है अफगानिस्तान, ठीक है। और याद रखेंगे लास्ट रैंकिंग 143 है, 143वें पे है अफगानिस्तान। अब यहाँ पे टॉप 4 देश देख लिए, ठीक है। फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है और स्वीडन है, ठीक है। तो ये 4 टॉप देश हैं। प्रश्न नंबर 95 देखिए, मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो एसडीआई में क्या रैंकिंग है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, 134वां स्थान, ठीक है, याद रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है, एसडीआई, ठीक है। और इस सूचकांक में भारत 193 देशों में 134वें स्थान पे है। किस स्थान पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 134वें स्थान पर। वर्ष 2023 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर था। अब यहाँ पे टॉप 3 देश कौन कौन है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। तो स्विट्जरलैंड टॉप पे है, नॉर्वे सेकेंड टॉप और आइसलैंड थर्ड टॉप, ठीक है, किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। हाल ही में साइमन हैरिस कहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? प्रश्न नंबर 96 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आयरलैंड के बिल्कुल सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस, ठीक है। आयरलैंड के बारे में थोड़ा जान लें। राजधानी डबलिन है, मुद्रा यहाँ की यूरो है, प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बन गए हैं। प्रश्न नंबर 97 देखिए, हाल ही में कहाँ के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? प्रश्न नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अमेरिका के डॉक्टरों ने, ठीक है। तो अमेरिका के डॉक्टरों ने यह उपलब्धि हासिल करी है। प्रश्न नंबर 98 देखें, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है? प्रश्न नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, केरल, ठीक है। तो भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस केरल ने लॉन्च किया है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा जान लीजिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है केरल ने, ठीक है। केरल अपना नाम बदलकर केरलम कर रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अजय मणिकराव खानविलकर जी को, जो तस्वीर में आपको देखने को मिल जाते हैं। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, लोकपाल के बारे में, ठीक है। भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण निकाय है ये, जो भारत के जनहित का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इसमें 5 साल के कार्यकाल के साथ एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, याद रखना है। लोकपाल के पहले अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे। 2019 से 2022 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। भारत के नए लोकपाल अजय मणिकराव खानविलकर हैं। लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। गणित के क्षेत्र का सम्मान एबल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम बताएं। तो दोस्तों मिशेल टेलाग्रांड हमने आपको बताया था। प्रश्न नंबर 100 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो मिशेल टेलाग्रांड। अब देखिए अगला हम एक इसमें देखिए ये 500 क्वेश्चन का सीरीज़ है। अब इसमें हम अगले ऐसे ही जल्दी जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं, तो आप अगले सेशन के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, आप हमसे जुड़िए, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिलता है, पीडीएफ भी आपको मिल जाती है बड़ी आसानी से, तो आप जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। बाकी अपनी तैयारी खूब अच्छे से कीजिए। जय हिंद, जय भारत।